नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल बात की बात पर। मैं हूं डॉक्टर जगबीर सिंह और उन सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल में आपको जानकारी मिलेगी कि गठियावात के मरीज़ों में किस तरह की समस्याएँ आती हैं और उनका इलाज किस तरह से किया जाना चाहिए। इसी क्रम में आज मैं बताऊँगा कि गठिया के मरीज़ों में दवाइयाँ ज़्यादा ज़रूरी हैं या कसरत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी किसी मरीज़ को जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द या किसी भी तरह का दर्द होता है और वो डॉक्टर के पास जाने की सोचते हैं तो उन्हें तरह तरह की सलाह दी जाती है। कभी उन्हें सलाह दी जाती है कि आप तो एक्सरसाइज करो, फिजियोथेरेपिस्ट से मिलो, कभी कहा जाता है कि आप न्यूरोलॉजिस्ट को मिल लो, कभी उनसे कहा जाता है कि आप ऑर्थोपेडिशियन से मिल लो, कभी उनसे कहा जाता है आप रूमेटोलॉजिस्ट से मिल लो। मरीज़ समझ नहीं पाते हैं कि वो परहेज कसरत की तरफ ज़्यादा ध्यान दें या दवाइयाँ से उनकी बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं। तो आज मैं आपको इसी बारे में कुछ जानकारी दूंगा। जब मैं कहता हूं कि दवाइयों से गठियावात के इलाज की बात, तो मेरा मतलब दर्द निवारक दवाओं से नहीं है। मेरा मतलब है गठिया के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली उन विशेष दवाइयों जिन्हें हम कहते हैं डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, वो ज़्यादा ज़रूरी हैं या फिर कसरत ज़्यादा ज़रूरी है। ये निर्भर करता है कि मरीज़ को कौन सा गठिया है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की बीमारी में अलग अलग प्रकार की सलाह दी जा सकती है। कुछ बीमारियां ऐसी हो सकती हैं जिनमें कसरत ज़्यादा ज़रूरी हो, और कुछ बीमारियां ऐसी हो सकती हैं जिनमें दवाइयाँ ज़्यादा ज़रूरी हों। तो ये समझने से पहले हम देखें कि गठिया कितने प्रकार के हो सकते हैं। सबसे कॉमन और सामान्यतः पाया जाने वाला गठिया है जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। दूसरा गठिया जिसमें काफ़ी सूजन होती है, छोटे जोड़ों में असर पड़ता है, उसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। इसके अलावा गठिया के और भी प्रकार हैं जैसे एसएलई, लूपस कहते हैं इसे, फाइब्रोमाइल्जिया, सेप्टिक आर्थराइटिस, गाउट, बेनाइन जॉइंट हाइपरमोबिलिटी सिंड्रोम, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस जिसमें जोड़ों में दर्द के साथ चमड़ी में भी सफ़ेद पपड़ी पड़ने लगती है। इसके अलावा चमड़ी में असर करने वाला एक और गठिया है जिसे हम स्क्लेरोडर्मा कहते हैं। फिर रिएक्टिव आर्थराइटिस भी गठिया का प्रकार है जो प्रायः पेट में इन्फेक्शन या यूरिन में इन्फेक्शन के बाद जोड़ों में दर्द के रूप में नज़र आता है। कुछ और भी विशेष प्रकार के गठिया होते हैं जैसे ज़ोग्रेन सिंड्रोम है, कभी कभी टीबी का इन्फेक्शन हो जाता है जोड़ों पे। वैस्कुलाइटिस एक विशेष प्रकार का गठियावात है जिसमें गठिया की जो प्रक्रिया है, वात की जो प्रक्रिया है, वो हमारी रक्त की धमनियों पे हमला करती है, उसमें सूजन आती है, उसकी वजह से तरह तरह के लक्षण और नुकसान शुरू होते हैं। कभी कभी मांसपेशियों पे भी असर पड़ता है गठियावात का। इसके अलावा अन्य कई प्रकार के गठिया हैं, 100 से ज़्यादा प्रकार के गठिया हो सकते हैं, सभी का नाम यहाँ लेना संभव नहीं है। तो आज मैं आपको इसमें से 5 प्रकार के गठिया के बारे में और किसमें कसरत और किसमें दवाइयाँ ज़रूरी हैं ये बताऊँगा। गाउट आप सभी जानते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने के कारण होता है, और ये जो बेनाइन जॉइंट हाइपरमोबिलिटी सिंड्रोम है ये लचीले जोड़ों के कारण होता है। ऐसे मरीज प्रायः थोड़ा दुबले पतले होते हैं, उनके जोड़ लचीले होते हैं और जोड़ों में अत्यधिक लचीलेपन के कारण उनमें टूट फूट जल्दी होती है। तो गठिया के जो मुख्य 3 प्रकार हैं जिनके बारे में बताऊंगा वो है एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दूसरा है ऑस्टियोआर्थराइटिस, तीसरा है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आप देख सकते हैं कि छोटे जोड़ों पर ज़्यादा असर पड़ता है बीमारी का। हाथ और पैर के जो छोटे जोड़ होते हैं, जो हमारे नकल्स होते हैं, उंगलियां होती हैं, उन पर असर पड़ता है और इसमें सूजन काफ़ी रहती है। वहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस में उन जोड़ों पे असर पड़ता है जिन जोड़ों पे मैकेनिकल लोड ज़्यादा पड़ता है, जहाँ पे भार ज़्यादा पड़ता हो, जिस पे स्ट्रेस ज़्यादा हो, जिनका ज़्यादा इस्तेमाल होता हो, जैसे कूल्हे के जोड़ हैं, घुटने के जोड़ हैं, और हमारे हाथ पे जो अंगूठे की जड़ पे एक जोड़ होता है जिसे मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट कहते हैं, उस जोड़ पर असर पड़ता है। तीसरा गठिया जो होता है जिसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, इसमें गठिया का असर रीढ़ की हड्डी पे मुख्य रूप से पड़ता है और इसमें हड्डियां आपस में चिपकने लगती हैं। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में एक और खास बात होती है कि इसमें पुट्ठे के जोड़ पर असर पड़ता है। पुट्ठे के जोड़ ये कमर के निचले हिस्से में हमारी बटक्स के अंदर होता है और दोनों तरफ होता है।
तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बीमारी की शुरुआत जो होती है साइनोवियम से होती है। जोड़ों के आसपास जो एक झिल्ली होती है उसमें सूजन पैदा हो जाती है। वहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस में बीमारी शुरू होती है हमारे कार्टिलेज से। दोनों की प्रक्रिया अलग अलग है, इसलिए दोनों का इलाज भी अलग अलग होता है। मैं आपको बताऊं कि ये कार्टिलेज और साइनोवियम कैसे होते हैं। ये एक स्वस्थ व्यक्ति का जोड़ है। इसमें आप देख सकते हैं ये कार्टिलेज जो है सफ़ेद रंग की संरचना है जो हड्डी के ऊपर नरम सा हिस्सा होता है, एक कुशन की तरह काम करता है। दोनों हड्डियों को आपस में टकराने से बचाता है। ये आप घुटने की जोड़ को देख रहे हैं, ऊपर जांघ की हड्डी है, नीचे पैर की हड्डी है। और ये कार्टिलेज सफ़ेद रंग की रचना है जो हड्डियों के ऊपर कवरिंग के रूप में होता है, कुशन का काम करता है। इसके अलावा और भी कई तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं अंदर, जैसे मेनिस्कस होता है, लिगामेंट्स होते हैं। ये जोड़ को स्थिर बनाए रखने में मदद करते हैं। ये जो नीले रंग की संरचना देख रहे हैं, ये एक झिल्ली होती है जो जोड़ों के अंदर चारों तरफ पाई जाती है और इससे कुछ चिकनाहट बनती है जोड़ के लिए, जो जॉइंट को लुब्रिकेट करता है। जोड़ों में चिकनाहट बनी रहे तो जोड़ बिना किसी फ्रिक्शन के, बिना किसी रगड़ के आराम से अपना काम कर सकते हैं। इसे हम साइनोवियम कहते हैं। और इसमें सूजन आ जाए तो इसे हम साइनोवाइटिस कहते हैं। अब गठिया से पीड़ित जोड़ को देखेंगे तो इसमें हड्डियों में भी कुछ बदलाव आया है। आप देख सकते हैं ये जो सफ़ेद रंग की कार्टिलेज है इसमें भी टूट फूट शुरू हो गई है। और जो साइनोवियम नीले रंग का आप देख रहे थे, यहाँ पर आप लाल रंग का देख सकते हैं, यानी कि इसमें काफ़ी सूजन है। जोड़ों के अंदर काफ़ी मवाद भी भरा हुआ है, जोड़ों का आकार भी बढ़ गया है, इसमें दिख रहा है काफ़ी सूजा हुआ जोड़ है। तो मैंने बताया रूमेटॉइड आर्थराइटिस में साइनोवियम में बीमारी शुरू होती है। ये ऑटोइम्यून बीमारी है और हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता हमारे शरीर के खिलाफ ही काम करना शुरू करती है और इस वजह से जोड़ों को नुकसान होता है। वहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस में मैकेनिकल स्ट्रेस के कारण, बढ़ती उम्र के कारण, कमजोरी के कारण टूट फूट शुरू होती है। यह प्राय कार्टिलेज से शुरू होती है। वहीं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बीमारी शुरू होती है एक संरचना जिसे हम कहते हैं एंथेसिस। अब ये एंथेसिस क्या होता है? हमारी जो मांसपेशियां हैं, जो हमारे लिगामेंट्स हैं, जो हमारे टेंडन्स हैं, हड्डियों में जिस जगह पर चिपकते हैं, अटैच होते हैं, उस जगह को हम एंथेसिस कहते हैं। और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की पहचान होती है कि इस पर्टिकुलर जगह पर कुछ खास सूजन शुरू हो जाती है। अब हम आते हैं हमारे मुख्य प्रश्न में कि दवाइयाँ ज़्यादा ज़रूरी हैं या कसरत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस का, जो मैंने बताया बढ़ती उम्र के साथ होता है। इसमें ज़्यादा महत्व किसका होगा? तो इस तरह की बीमारी में जहाँ पर टूट फूट सिर्फ बढ़ती उम्र और कमजोरी के कारण हो रहा है, इसमें कसरत का बहुत महत्व है, ज़्यादा महत्व है। फिजियोथेरेपी का बहुत महत्व है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आएगा वजन घटाना, परहेज पोस्चर केयर के रूप में, जैसे पालती नहीं मारना, ज़मीन पे नहीं बैठना, सीढ़ी नहीं चढ़ना और टॉयलेट कमोड, वेस्टर्न कमोड इस्तेमाल करना। इस तरह के जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो बहुत ज़रूरी है। दवाइयों का महत्व इसमें काफ़ी कम होता है और अगर हम दवाई का बारे में ही ज़्यादा सोचें और दवा से ही पूरा इलाज करने की कोशिश करें और परहेज कसरत पे ध्यान ना दें तो जोड़ तेज़ी से ख़राब होते हैं और मरीज़ को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो दवाई का महत्व यहाँ कम है, परहेज कसरत का महत्व ज़्यादा है। मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बता रहा हूँ। अगर हम इस फ़र्क को ना पहचानें तो जोड़ खराब होंगे और ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें, जो वात वाला गठिया है, इसमें जहाँ ऑटोइम्यूनिटी के कारण बीमारी होती है, इस पर भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है और ये बीमारी बहुत तेज़ी से जोड़ों को ख़राब करती है। कुछ साल के अंदर ही जोड़ खराब हो सकते हैं। इस ऑपरेशन से बचने के लिए, डैमेज से बचने के लिए बहुत ज़्यादा महत्व होता है डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स का। दवाइयाँ ही इसके इलाज का मुख्य आधार है। परहेज कसरत भी ज़रूरी है, पर परहेज कसरत यहाँ दवा के बनिस्बत कम इम्पॉर्टेंट है। कहने का मतलब कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बिना डीमार्ड्स दवाइयों के इलाज नहीं हो सकता, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में बिना कसरत के इलाज नहीं हो सकता। अब हम बात करें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की। यह भी गठिया का एक प्रकार है जिसमें ऑटोइम्यूनिटी होती है। रोग प्रतिरोधी क्षमता जो है जोड़ों को, लिगामेंट्स को और रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचाना शुरू करती है। तो इसमें हड्डियाँ आपस में चिपक रही होती हैं। तो इसमें कसरत ज़्यादा ज़रूरी होगी कि दवा ज़्यादा ज़रूरी होगी? तो यहाँ पर मेरा मानना है कि दोनों का ही बराबर महत्व है। डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स भी ज़रूरी हैं। जो बीमारी की वजह से जो जोड़ों पे, हड्डियों पे, रीढ़ की हड्डी पे खरोंच पड़ रही है, जो सूजन आ रही है, जो डैमेज हो रहा है, उसको रोकने के लिए दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं। और जो हड्डियाँ चिपकने की प्रक्रिया है उसको रोकने के लिए
उन जोड़ों को लचीला बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। इसलिए कसरत का बहुत बहुत महत्व है। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्मोकिंग बंद करना होगा, इन्फेक्शन से बचना होगा, तब ये बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ कसरत और डीमार्ट दवाइयों का बराबर का महत्व है। अब हम बात करें चौथी बीमारी, गाउटी आर्थराइटिस, जो मैंने बताया यूरिक एसिड बढ़ने के कारण होता है। इस बीमारी में प्रायः पैर के अंगूठे में बीमारी शुरू होती है। ये बीमारी अटैक के रूप में आता है, एपिसोड्स में आता है। जोड़ों में दर्द होता है, परेशान करता है मरीज़ को, 2 4 5 7 दिन में ठीक हो जाता है साधारण दवाइयों से भी। फिर कुछ हफ्तों के बाद, महीने के बाद दोबारा शुरू होता है। तो सिर्फ दर्द निवारक दवाओं के आधार पर लक्षण तो छुप जाता है, लेकिन बीमारी बार बार वापस आती रहती है। और इसमें स्थायी इलाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम यूरिक एसिड घटाने वाली दवाइयाँ लें, जिसे हम कहते हैं यूरेट लोअरिंग थेरेपी। इसके बिना ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। तो इन दवाइयों का यहाँ बहुत महत्व है। इसके अलावा भी कुछ और दवाइयाँ होती हैं जो यूरिक एसिड को शांत रखने में मदद करती हैं। सिर्फ यूरिक एसिड को घटाना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यूरिक एसिड को शांत रखने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जो आपके डॉक्टर आपको लिखते हैं। इन मरीजों में कसरत का कोई खास महत्व नहीं होता है। हाँ, जब जोर का दर्द शुरू हुआ हो, सूजन हो, तो कई बार बर्फ़ से सिकाई करने से आराम मिलता है। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में नॉन वेज से मिलने वाले प्रोटीन को पूरी तरह से बंद करना होगा, मांस मछली पूरी तरह बंद करना होगा। दूध से बनी चीज़ें ले सकते हैं, अंडे का सफ़ेद हिस्सा भी ले सकते हैं, और दाल जैसी चीज़ें भी ले सकते हैं। इस बारे में कई लोगों को काफ़ी भ्रांति होती है कि सारी प्रोटीन बंद कर देते हैं। सारी प्रोटीन नहीं बंद करना है। सारी प्रोटीन बंद करेंगे तो शरीर में कमज़ोरी आएगी। सिर्फ नॉन वेज से मिलने वाले प्रोटीन ही बंद करना है। तो गाउटी आर्थराइटिस में दवाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खान पान का परहेज़ भी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। अभी जो 5वें प्रकार का गठिया जो मैं आपको बता रहा था शुरू में, बिनाइन जॉइंट हाइपर मोबिलिटी सिंड्रोम, जिसमें जोड़ काफ़ी लचीले होते हैं। ये मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ जिसमें इस मरीज़ के कोहनी पर ध्यान दें। जब इसे हाथ सीधा करने के लिए कहा जाता है तो हाथ इस तरह से, इस एरो की तरह सीधा होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों हाथ सीधा करने के लिए जब कहा गया है तो ये पूरा सीधा ना होकर कुछ ज़्यादा ही मुड़ गया है, एक एंगल बन रहा है। इसे कहते हैं हाइपर मोबिलिटी। तो ज़रूरत से ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है इसमें। उसी तरह से आप नीचे के पिक्चर में देख सकते हैं कि अंगूठे को कलाई मोड़कर अपने बाहाँ से चिपका सकता है मरीज़। स्वस्थ अवस्था में ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, पर जिनके जोड़ बहुत लचीले हैं वो अपने अंगूठे को इस तरह से अपने कलाई के ऊपर की बाह में चिपका सकते हैं। तो ये निशानी है कि जोड़ बहुत लचीले हैं। ऐसे कुछ 9 टेस्ट होते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि किसके जोड़ लचीले हैं या नहीं हैं। तो इन मरीजों में दवाइयों का कोई खास महत्व नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, परहेज़, उठने बैठने का पोस्चर केयर, जोड़ों का ख्याल रखना, एक्सरसाइज से मांसपेशियों को मजबूत रखना ही इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है। इनफैक्ट ये कहना ज़्यादा सही होगा कि दवाइयों का इसमें कोई खास रोल नहीं है, साधारण विटामिन डी वगैरह देने को छोड़कर। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि गठिया के मरीज़ों में दवाइयाँ तो ज़रूरी हैं ही, कसरत भी बहुत ज़रूरी है, पर किस मरीज़ में क्या ज़रूरी है, क्या ज़्यादा ज़रूरी है, क्या कम ज़रूरी है, ये आपके डॉक्टर ही तय करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि बीमारी को सही रूप से पहचानें कि कौन सा गठिया है, और उसके हिसाब से तय करें कि दवा ज़्यादा ज़रूरी है या कसरत ज़्यादा ज़रूरी है या दोनों ही बराबर ज़रूरी हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें, अपनी राय दें। मेरे चैनल वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।